नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत शुल्क में की कटौती। राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज पर कच्चे तेल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्थगित करते हुए भंडारण सीमा को लागू किया गया। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में दोरजी खांडू मेमोरियल राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। कहा, सरकार युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाओं के विकास के साथ ही नौकरियों में दे रही है आरक्षण। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कोविड टीकाकरण पर समीक्षा बैठक में 6 जिलों में कम टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए इन जिलों में टीकाकरण की नीति को बढ़ाने के लिए विभाग के आला अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेलों पर 2.5% आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया है ताकि खाद्य तेल के मूल्यों में पिछले 1 वर्ष से चली आ रही तेजी को रोका जा सके। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधारभूत शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX पर कच्चे तेल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्थगित कर दिया गया है और भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। भाजपा ST मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई के सदस्यों ने आज ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ मुलाकात की। हिनियुम ताचू की अध्यक्षता में स्टेट ST मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने जनजातीय कल्याण से जुड़ी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने भाजपा ST मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चौबे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि गुवाहाटी से लीलाबारी सेक्टर के बीच सप्ताह में 4 दिन ATR 72 सीटर फ्लाइट सर्विस से राजधानी क्षेत्र के यात्रियों को राहत मिलेगी। इस सेवा का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने किया। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को गुवाहाटी से शाम को 4:40 पर यह विमान लीलाबारी के लिए उड़ान भरेगा और 5:20 पर लीलाबारी एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसी दिन 5:50 पर लीलाबारी से रवाना होकर 6:40 पर गुवाहाटी पहुंचेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विमान सेवा के शुरू होने से असम और अरुणाचल दोनों राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी। राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग ने लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में दोरजी खांडू मेमोरियल राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक मुचु मीती गुमताएं, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मीथी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि पुरुष और महिला वर्ग के लिए विभिन्न कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए खेल सुविधाओं के विकास के साथ ही उन्हें नौकरियों में आरक्षण दे रही है। जब हम पैदा हुआ तो हम सबका एक क्षमताएं दिया हुआ है। खास करके ये युवा पीढ़ी जो जिस रास्ते पे आपको सक्षम है, जिस रास्ते पे आप खेल सकता है, आप उसी रास्ते पे चलिए। जो फुटबॉल में परफेक्ट है फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल में परफेक्ट है वॉलीबॉल के लिए, बैडमिंटन में बैडमिंटन के लिए। खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आज के विषय में। खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं, पर खेल से यहाँ का जो
लोगों का पहचान भी बढ़ते हैं, खेल के ज़रिए यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बढ़ता है और खेल के ज़रिए हमारे जो गांव-गांव में बसे बच्चे लोग हैं उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वो भी कभी ना कभी एक समय हमारे देश या हमारे प्रदेश या हमारे ज़िला को रिप्रेजेंट कर सके। आज मैं यहाँ उपस्थित बच्चे और जितने भी यहाँ बच्चे इस प्रतियोगिता पे हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, मैं आप सबको हौसला देने चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें, प्रयास करें तो आप केवल हमारे देश के लिए नहीं पर दुनिया में भी आपके नाम चल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 2 मामले दर्ज किए गए और 9 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 61 है और रिकवरी दर 99.38% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 440 सैंपल एकत्र किए गए। पिछले 24 घंटे में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 424 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 2744 लाभार्थियों ने दूसरी डोज ली। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कोविड टीकाकरण पर समीक्षा बैठक में 6 जिलों में कम टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए इन जिलों में टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में कोविड टीकाकरण की प्रगति की निगरानी पर जोर दिया। इधर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्रदूषण से कोविड के गंभीर बीमारी रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का सीधा असर श्वसन और गुर्दे पर पड़ता है। Because of crop burning in northern India, because of crackers and other things, and because of the fact that the weather is such that there is very little wind, and therefore the pollution tends to settle at ground level, we see very high levels of pollution for days. In Delhi, we have not only Delhi but the entire Indo-Gangetic belt sees smog and very poor visibility for many days. This has a huge effect as far as the respiratory health is concerned. We are now also seeing effects in other systems also. Cardiovascular effect is also there. In the lungs, especially those who have underlying lung disease, people with chronic bronchitis, COPD, or people with asthma, their disease worsens because of this. And for many years, I have patients who actually leave Delhi and go and stay in other places during this time of the year, because whenever the levels of pollution goes up, the breathing difficulty becomes much more. Sometimes they have to come to the emergency and they need to use nebulizer or the inhaler use goes up. So it leads to worsening of underlying respiratory diseases. COVID and pollution actually cause more damage and more aggression to ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में लिरोमोबा MLA टैलेंट स्कीम के तहत शिक्षा, विभिन्न सेवाओं और खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए 94 अचीवर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, विधायक फुरपा सेरिंग, न्यामार कारबाग, राजधानी ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जिमी चीराम और वेस्ट सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक राजा भाटिया मौजूद थे। अपने संबोधन में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से विकास गतिविधियों में योगदान की अपील करते हुए विधायक न्यामार कारबाग द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र लिरोमोबा के लिए शुरू किए गए MLA टैलेंट स्कीम की सराहना की। टीचर जो है इतना जिम्मेदार समाज को लेता है कि कोई लोग स्पीच में भी बोलता है कि एक डॉक्टर या नर्स की गलती से एक इंसान मर सकता है, एक इंसान मर जाता है, या एक इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल की गलती से एक ब्रिज गिर जाए, रास्ता दूसरा घर गिर सकता है, मत एक टीचर की गलती से एक सोसाइटी जनरेशन खत्म हो जाता है उसका सोसाइटी। सो यू आर होल्डिंग ऑन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द सोसाइटी। The day you feel that you are not discharging your duties and responsibilities accordingly, I would request you please quit that chair. उसमें ऑक्यूपाई करके नहीं रहना है। ये हमेशा मैं बोलता हूँ। आज यहाँ हाइना नहीं, पता नहीं टीचर लोग हाइना नहीं, तो हमेशा ये बोलता हूँ। और प्लस ये जो अभी हमारा थोड़ा आगे एक यंग एंड स्मार्ट
एक एपीसीएस ऑफिसर से आके बोला वेरी गुड, वेरी इनकरेजिंग। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सिर्फ एक है इंडियन कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, पीपल ऑलवेज टॉक्स अबाउट दैट कोई भी पॉलिसी बनाना या कोई भी प्रोग्राम बनाना या कोई भी कुछ करना है तो पॉलिटिकल विल चाहिए बोलकर। भाई दूज का पावन पर्व आज आस्था और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि की मंगल कामना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भाई दूज के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में भाई दूज की शुभकामनाएं प्रेषित की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे मंगलदास पकवास के बारे में। सेनानी मंगलदास पकवासा को याद कर रहे हैं, जो 6 नवंबर 1967 को हमें छोड़कर चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र थे और पहले 5 भारतीय राज्यपालों में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, बॉम्बे और मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1953 से 1960 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पहले अध्यक्ष रहे। मंगलदास पकवासा का जन्म 7 मई 1882 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1903 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हिंदू कानून में अर्नोल्ड छात्रवृत्ति पर कानून की पढ़ाई पूरी की। वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च में भाग लेने के लिए उन्होंने एक सफल वकील के रूप में अपने करियर को छोड़ दिया। उन्हें इस दौरान गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। मंगलदास अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने इसके मानद कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सक्रिय रहे और बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। 6 नवंबर 1968 को मंगलदास का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम समय तक भारत के नागरिकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान गांधीवादी के राष्ट्रवादी उत्साह को सलाम करते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने गोवा में आयोजित 52वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की घोषणा कर दी है। जूरी ने भारतीय पैनोरमा में जिस फीचर फिल्म को पहले दिखाने का चयन किया है वो एमी बरुआ द्वारा निर्देशित सेमखोर दिमासा है, जबकि राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित विद द विजनरी पहली भारतीय गैर फीचर फिल्म होगी जो महोत्सव में प्रदर्शित की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। 52वें संस्करण के शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में इसकी तैयारी को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। 2020 में 51वें संस्करण ने अपनी चमक बिखेरी, जिसमें ओपन फॉर्म्स, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस, डिस्कशंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब 2021 में भी सभी को उम्मीद है कि इस बार भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बार 52वें संस्करण की जानकारी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां दुनिया भर के फिल्मी समारोह में इफ्फी की बारीकियों से भी रूबरू कराया जा रहा है। पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स को भी आमंत्रित किया है। शुक्रवार को इफ्फी के अंतर्गत भारतीय पैनोरामा श्रेणी के लिए फिल्मों के चयन की घोषणा की गई। इस श्रेणी में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। उत्तर पूर्वी भाषा दिमासा में बनी फिल्म सेमखोर से फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत होगी। वहीं राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म वेद द विजनरी गैर फीचर फिल्म श्रेणी की ओपनिंग फिल्म होगी। फीचर फिल्म श्रेणी में बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी समेत संस्कृत फिल्में भी प्रदर्शित।
प्रसार भारती की टीम अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर के ग्राउंड में आज खेले गए पहले मैच में प्रसार भारती ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 123 रन बनाया, जिसके जवाब में एसबीआई की टीम 104 रन ही बना पाई, जबकि राजीव गांधी विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के बीच मुकाबले में आरजीयू ने 12 रनों से जीत दर्ज की। वहीं एक अन्य मुकाबले में इंडिया पोस्ट ने नारिस को 4 विकेट से हरा दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।